मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय संविधान से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्नों का जखीरा आ रहा है। वो प्रश्न इस तरीके से आ रहे हैं कि जहां ट्रेडिशनल पार्ट तो आ ही रहा है, साथ ही हमारा प्रैक्टिकल पार्ट बड़े पैमाने पूछा जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं हाल के दिनों में न्यायपालिका की बढ़ती हुई भूमिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य कहीं ना कहीं एक टकराव जैसी स्थिति, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून, ये सब ऐसे विषय हो गए आपके जो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति को पैदा कर रहे हैं। आज मैं जो आपसे चर्चा करने वाला हूं अनुच्छेद, अनुसूचियों और भाग पर करूंगा। मैं केवल एग्जाम ओरिएंटेड बात करने वाला हूं, आपसे विस्तार से बात न करके हमारी बात एक सटीक अंदाज में बिल्कुल सरल तरीके से होगी। लगातार एंड तक आप इस वीडियो बने रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चाहते यूट्यूब चैनल करियर प्रसाद बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। जैसा कि आप जानते हो हम जो बात करने वाले हैं, आप आज अनुच्छेद, अनुसूचियों और भाग में बात करने वाले हैं। ये सारे ऐसे विषय हैं जहां से प्रश्नों का बनना बहुत बड़ा निश्चित है और प्रश्न वहां से जो बनने वाले इस अंदाज में, जैसे पिछली वाली क्लास में मैंने बताया है, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पढ़ाई है आपको। संविधान निर्माण की प्रक्रिया बताई थी आपके। थोड़ा सा पीछे से आपको यहां जोड़ने का प्रयास करूंगा आपके। ये संविधान निर्माण की हमारी प्रक्रिया थी आपके। तो उस संविधान निर्माण की प्रक्रिया में आपने एक बात देखी कि वो ब्रिटिश शासनकाल में संविधान निर्माण की प्रक्रिया है आपके। ब्रिटिश शासनकाल में प्रक्रिया आरंभ हुई आपके, और हमारे यहां आकर के 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा, यहां पर संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकार कर लिया गया। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज मैं आपको संविधान निर्माण के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं आपसे कि जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया है, जब संविधान का हमारा कार्य आरंभ हुआ तो संविधान को स्वीकार कब किया गया, इसको अंगीकार कब किया गया, इसको बोलते हैं हम लोग कब एडॉप्ट किया गया, कब स्वीकार किया गया। तो एक प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार आता है कि संविधान को स्वीकार कब किया गया है। तो 26 नवंबर को इसे स्वीकार किया गया, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसे अंगीकार किया गया। ये वाला वर्ड यहां से बार बार, अंग्रेजी में इसे एडॉप्ट बोलते हैं। इसके क्रम में आप लोग बात देखेंगे यहां से जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस 26 नवंबर को हमारे यहां पर जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इस 26 नवंबर के दिन को हमारे यहां ये संविधान दिवस, एक बार तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रश्न हमारे एग्जाम अक्सर पूछा जाता है आपके। और दूसरा है इसी को कानून दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है, कानून दिवस। ये दो आपके लिए नए प्रश्न हो गए। पहला कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्तर आपका होगा 26 नवंबर। अगर आया कानून दिवस कब मनाया जाता है, उत्तर क्या होगा 26 नवंबर। दो नए प्रश्न आए। इसी क्रिया में आपका जो अगला पार्ट है आपके, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, संविधान को लागू किया गया है। यहां से संविधान को हमारे यहां लागू किया गया है 26 जनवरी को, यहां से 26 जनवरी 1950 को। ये कोई बहुत अधिक टेढ़े मेढ़े प्रश्न नहीं है, बहुत आसान है, सब लोग जानते हैं। संविधान को लागू किया गया है तो वो कब किया गया, तो 26 जनवरी किया गया आपके। और यहीं पर हमारा देश ये गणतंत्र कहलाया। यहां पर ये गणतंत्रीय व्यवस्था स्थापित हुई। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भारत गणतंत्र कब बना है, तो आप बताएंगे 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्रात्मक राष्ट्र के रूप में सामने आया। इसे बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो एक क्वेश्चन मैंने देखा है अक्सर एग्जाम में, भारत रिपब्लिक ऑफ इंडिया कब कहलाया या भारत गणतंत्र के तौर पर अस्तित्व में कब आया है, तो अब 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्रात्मक राष्ट्र बना। और यह किसी छिपा हुआ नहीं है कि गणतंत्र का मतलब ही होता है कि जहां का जिस राष्ट्र का मुखिया निर्वाचित होता है एक निश्चित समय के लिए, ऐसी व्यवस्था को रिपब्लिक कहते हैं, गणतंत्रात्मक कहते हैं, जो सामने दिखाई दे रहा है आपको। आज मेरा विषय है, जैसा मैंने आपको बताया अभी, कि हमारा जो मूल पहलू है वो पहलू हमारा है अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियों पर। लेकिन स्टार्टिंग यहीं से होगी। जिस दिन संविधान हमारा लागू हुआ तो उस दिन हमारे यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भाग के तौर पर फाइनली ये भाग जो थे वो 22 भाग अस्तित्व में आए यहाँ पर। और जो हमारी अनुसूचियां हैं, जिसे आप शेड्यूल कहते हैं, अनुसूचियां, ये वाला पार्ट आपके शेड्यूल्स बोलते हैं आप इनको, ये आपके 8 अनुसूचियां अस्तित्व में आई। और जो अनुच्छेद हैं यहां दिखाई दे रहा है आपको, ये अनुच्छेद आपके 395 आर्टिकल ये अस्तित्व में आए। यानी कि 26 जनवरी 1950 को 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद हमारे सामने ये सब
अस्तित्व में आए आपके। इसी के साथ में जो बड़ा प्रश्न ये है यहाँ पर जो पूछा जाएगा आपसे कि वर्तमान समय में संविधान में कितने भाग हैं या कितने पार्ट हैं या कितनी शेड्यूल्स हैं, कितने अनुसूचियां हैं या कितने अनुच्छेद हैं, तो ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बताओगे ये आज की स्थिति है, यहाँ ये वर्तमान हालात हैं, ये आपको यहां से देखे जाना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ वर्तमान में जो भागों की संख्या है वो 25 हो गई है। एक बात यहां से अनुसूचियां हैं जो इनकी संख्या 12 हो चली है और जो अनुच्छेद हैं इनकी संख्या 450 से अधिक है। यहां पे हम कहते हैं कहीं जगह पर आपको पढ़ाने क्रम में लोग बताते हैं ये 448 है 448, तो हम सीधा कहते हैं इनकी संख्या 450 से अधिक हो चली है। तो आप ऐसे ही बताएंगे इस समय 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 450 से अधिक अनुच्छेद हैं। इसमें मैं आपको आज जो बात करने वाला हूं हमारे एग्जाम में भाग से, अनुच्छेद से और अनुसूचियों से किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे मैं आपको एक छोटे से अंदाज में इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप इस पर बड़ा विशेष ध्यान देंगे आपके। जैसा कि आप पहला पार्ट लेते हैं हम लोग आपके भाग, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इसका जहां से लगातार प्रश्न बनते हैं और ये आप सब लोग जानते हो कि हमारे यहाँ प्रारंभ में 22 भाग रहे और वर्तमान में इनकी संख्या 25 है। इनको आप लोग नोट डाउन भी कर चलेंगे और ये क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है आपके, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो आप पेपर देने जाओगे तो संविधान के इस पहले पार्ट से प्रश्न हमारे एग्जाम में जरूर आते हैं। इसकी अगली कड़ी हम प्रस्तावना के तौर पर बात करेंगे, जैसे प्रियम्बल कहते हैं, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। ऐसे बारी बारी से एक पार्ट फंडामेंटल राइट्स का है, एक पार्ट हमारे राज्य के नीति निर्धारित तत्वों का है, एक मूल कर्तव्य का है, फिर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की भूमिका क्या होती है और शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे यहाँ शक्तियां बांटी गई हैं आपके उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आपके भाग पर तो एक पार्ट आपके यहाँ से आएगा, भाग से क्वेश्चन पूछा जाता है लगातार यहाँ से। जो ये वाला प्रश्न आपके वो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे। प्रश्न ऐसे बनेगा कि हमारे यहाँ पर वो संविधान का कौन सा भाग है जो निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। तो मैंने यहां से पूछा निर्वाचन आयोग के विषय में, निर्वाचन इस तरीके से निर्वाचन आयोग के विषय में अगर हमें जानकारी चाहिए आपके निर्वाचन आयोग के विषय में जो प्रावधान है वो कहां निहित है, कौन से भाग में निहित है, प्रावधान किस भाग में निहित है। ये मैंने आपसे भाग से पूछा है किस भाग में निहित है, यानी कि मैंने शॉर्ट में बता रहा हूं आपको निर्वाचन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर आपको ईसीआई के बारे में जानकारी चाहिए तो इसकी जानकारी आपको कौन से भाग से मिलेगी। क्या वो भाग 12 है, ये भाग यहां से भाग 12 है, क्या वो भाग 14 है, ऐसे भाग 14 है, क्या वो भाग 15 है, इस तरह पूछ सकता है आपसे। और फिर पूछ सकता है क्या वो भाग 18 है। जिन विद्यार्थियों ने पढ़ा है उनके मस्तिष्क में आ गया होगा, पहले यदि आपने इसको किया है या पहले से आप संविधान पढ़ रहे हैं कहीं से भी, किसी भी ऑथेंटिक बुक से, किसी भी अच्छी किताब से पढ़ रहे हैं, तो आपको तुरंत मस्तिष्क में आ जाएगा कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहां पर हुआ है। तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 15 में हुआ है, यहां पर ये वाला पार्ट आपके भाग। अब आपके माइंड में अगर ये सारे भाग हैं, हम यहाँ पे सारे भागों में चर्चा करने नहीं जा रहे हैं, हम उन भागों पर चर्चा करेंगे जहां से लगातार प्रश्न एग्जाम में बन रहे हैं, तो उनको पढ़ेंगे आपके। फिर बाद में आपके जो आपके कम आ रहे हैं एग्जाम में उन पर बात करेंगे। आपके ज्यादा लगातार बार बार पूछे जा रहे हैं उन भागों पर चर्चा हम जरूर करेंगे आपके। तो आप लोग जैसे ये प्रश्न आया निर्वाचन आयोग के बारे में, या आपसे पूछता संघ राज्य के बारे में पूछता है, या पूछता नागरिकता का उल्लेख कहां हुआ ये पूछता है, या पूछता केंद्र राज्य संबंधों की व्याख्या कहां हुई है, कौन सा भाग है जो केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख करता है, या अभी हाल ही में सहकारी समितियां कहां पर जुड़ी हैं आपके, ये पूछ सकता है। या हमारे पूछता पंचायती राज व्यवस्था कहां है, या नगरीय संस्थाओं का उल्लेख कहां हुआ है। कुछ ऐसे पार्ट हैं जो लगातार एग्जाम बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं आपको भाग से ही चालू करूंगा इसको, और उसके बाद अनुसूचियों पर, और अंत में कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो लगातार एग्जाम बार बार पूछे जा रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं इसकी यहां से, इसके पहले पार्ट से जो भाग वाला पार्ट है। मैंने कहा 25 भाग हैं हमारे पास, और हम 25 भागों पर चर्चा न करके इसके महत्वपूर्ण भागों पर चर्चा करेंगे आपके, जो कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी कि जो एग्जाम के निकट है, यानी कि जहां से एग्जाम में प्रश्न बनेगा जरूर आपके। ये महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण भाग है आपके। यहां से ये भाग आपका पहला भाग जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, भाग 1 यहां से ये तो पढ़ना ही पढ़ना आपको, जो कि संघ और राज्य का उल्लेख करता है। क्या का उल्लेख करता है? संघ और राज्य के विषय में उल्लेख करता है यहां से। तो अगर प्रश्न बनता है संघ राज्य के बारे में कहां प्रावधान हुआ है, तो आप बता देंगे इस वाले भाग में हमारे यहाँ कितने, हमारे यहाँ पर आपके इस समय वर्तमान में
आज आपके यहाँ 28 राज्य हैं आज की बात करोगे तो, और 8 आपके यूनियन टेरिटरी यानी कि यूटी, इसका मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। आपके दो पहलू बताए मैंने, 28 राज्य वर्तमान में और 8 यूनियन टेरिटरी है। ये हमारा पहला भाग है जहां पर इसका उल्लेख हुआ है। इस समय आप आगे चलोगे आपके तो जो भाग 2 है, यहां से प्रश्न बनता है आपके भाग 2 ये वाला, तो बताएगा भाग 2 में काय का उल्लेख हुआ है, तो बताए नागरिकता संबंधी विषय, ये रहा नागरिकता संबंधी विषय, ये वाला नागरिकता के बारे में, यानी जो सिटीजनशिप होती है, कैसे नागरिकता मिलती है, नागरिकता के बारे में क्या क्या प्रोसीजर होती है, नागरिकता का क्या उल्लेख है, नागरिकता क्या परिभाषा है, नागरिकता क्या मायने हैं। अगर मुझे नागरिकता के बारे में कुछ भी पढ़ना है तो आपको सीधे भाग 2 में जाना पड़ेगा, यानी कि भाग 2 का सीधा संबंध किससे, नागरिकता से। यानी नागरिकता जुड़े हुए जितने पहलू हैं, लोगों को नागरिकता लेनी हो तो कहां जाएंगे, नागरिकता कैसे समाप्त होती है तो कहां जाएंगे, तो नागरिकता जुड़े हुए जितने प्रश्न हैं सिटीजनशिप के, वो सारे विषय आपके कहां आएंगे, भाग 2 में आएंगे। और आप जानते होंगे नागरिकता संबंधी प्रावधान कहां से लिए हैं, क्यों लाए गए हैं, इनका महत्व क्या है, एकल नागरिकता क्या होती है, इन सब विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम संक्षिप्त अंदाज में उन्हीं बातों को बता रहे हैं जो बहुत जरूरी है। तो भाग 1 आएगा तो संघ राज्य के बारे में, भाग 2 आएगा तो नागरिकता के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भाग 3 है यहां बात करेंगे आपसे, जो भाग 3 है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, जो भाग 3 बार बार चर्चा में रहता है ये वाला, ये मूल अधिकार से जुड़ा हुआ है। यहां पर कुछ विद्यार्थी इसको मौलिक अधिकार के तौर पर पढ़ते हैं आपके, इसी को मौलिक अधिकार भी कहते हैं यहां से आपके, ये भी इसी को फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है। इस फंडामेंटल राइट्स पे मैं विस्तार से चर्चा करूंगा आप लोगों पर, क्योंकि अभी आज ही के दिन बहुत बड़ी बहस सुप्रीम कोर्ट में बनी हुई है आपके, और वो बहस इसलिए बनी हुई है ईडी को लेकर, प्रवर्तन निदेशालय को लेकर, जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ पर, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है, बहुत बड़ी टिप्पणी की है। और वह सीधा कहा है कि जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है ईडी द्वारा, तो उनके लिए अदालत में जो न्याय, जो उनकी बेल का प्रावधान है, जमानत का प्रावधान है, उनको क्यों लंबे समय तक रखा जा रहा है, उनको बार बार क्यों उनके लिए जो आपके चार्जशीट दी जा रही है आपके, बार बार इस तरह चार्जशीट ठीक नहीं है, बार बार चार्जशीट देने से कहीं ना कहीं व्यवस्था खराब हो रही है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं जमानत का प्रावधान होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है उस विषय पर, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस आर्टिकल का हवाला दिया है, जमानत लेने का अधिकार, आप सोचते रहिए और सर्च भी करते रहिए कि जमानत लेने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। मैं जब जाऊंगा आपसे तो उस विषय पर चर्चा करके जाऊंगा। फिलहाल मैं भाग पर चर्चा कर रहा हूं, आज ही का टॉपिक है, आज ही का ये मामला आया है कि जमानत का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने किसी आर्टिकल का विषय बताते हुए, किसी अनुच्छेद का विषय बताते हुए उसे आगे बढ़ाया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्लेटफॉर्म में मैं जो संवैधानिक क्लास लेकर आया हूं आपके लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि इस पार्ट को मैंने उठाया है, इसको अंत तक लेके जाऊंगा। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से हमारे एग्जाम बार-बार प्रश्न आते हैं, लेकिन यहां पर आपके सहयोग समर्थन की बहुत आवश्यकता है। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मैं आपको पिछली क्लास में संविधान निर्माण की प्रक्रिया बताई संक्षिप्त में, आज मैं भागों के बारे में बता रहा हूं, भले ही संक्षिप्त में करा रहा हूं, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है, क्योंकि यहां से प्रश्नों का बनना बिल्कुल तय है। आप मिला लीजिएगा कि यहां से प्रश्न आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो भाग 1 आएगा तो संघराज्य बताएंगे, भाग 2 आएगा तो नागरिकता बताएंगे, और भाग 3 आएगा तो मूल अधिकार बताएंगे। इनके जो आर्टिकल हैं, जो बार बार इसके पूछे जाते हैं किस अनुच्छेद में कहां से कहां तक उल्लेख हुआ है, तो उस पर भी बात करूंगा मैं आपसे। जो संघ राज्य का उल्लेख है, सारे आर्टिकल पर चर्चा यहां नहीं कर रहे हैं, हम आगे चर्चा करेंगे इनके बारे में आपके, तो उन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि वो हमारे एग्जाम में बार बार विषय पूछे जाते हैं। तो आप बताएंगे यहां पर जो बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है उन पर बात करेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट जो चल रहा है, यहां से आपके लिए बराबर प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके। जो संघ राज्य का उल्लेख हुआ ये पूछा जाता है यहां से, इसको बताता हूं आपको यहां से, और कुछ कम रहेगा, जो कमजोर क्वेश्चन है, कम पूछे जाते हैं, उन पर बाद में चर्चा करेंगे आपके। तो भाग 1 में यहां से ये कौन सा आर्टिकल है, तो यहां बताने अनुच्छेद 1 से लेकर के और 4 तक इसका उल्लेख हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है यहां से। और जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है, यहीं पर जहां खत्म होगा ये 4, तो अनुच्छेद आर्टिकल 5 से लेकर के और 11 तक इसका उल्लेख हुआ, ये वाला हो जाएगा प्रावधान यहां पर, आर्टिकल 5 to 11। और यहां पर अनुच्छेद 12 यानी आर्टिकल 12 से लेकर के और कहां तक जाएगा, ये 35 तक जाएगा यहां से, ये यानी 12 से 35 तक, यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक का उल्लेख हुआ है, आपके मूल अधिकारों का। तो भाग 1 आएगा तो संघराज्य बताएंगे, भाग 2 आएगा नागरिकता बताएंगे, भाग 3 आएगा तो मूल अधिकार बताएंगे। इसी कड़ी में हम लोग जब आगे बढ़ेंगे आपके,
तो इसका अगला जो पहलू है आपके वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो भाग 4 है, जो हमारे एग्जाम में अक्सर आता है यहां से क्वेश्चन, भाग 4 से भाग 3 बहुत वेरी मोस्ट है, भाग 4 वेरी मोस्ट है। भाग 4 जुड़ा हुआ है मूल, यहां पे आपके थोड़ा ध्यान देंगे यहां पर पे, ये जुड़ा हुआ है आपके राज्य के नीति निदेशक तत्वों से। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके, इसको मैं शॉर्ट में कहता हूं डीपीएसपी। क्या कहता हूं? डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं आपके, तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इनका उल्लेख हुआ है यहां से। ये हमारे लिए बड़ा या महत्वपूर्ण है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन पर हम विस्तार चर्चा करेंगे, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्रम में हम आगे जाएंगे। जो भाग 4A है, जो बाद में ऐड हुआ था आपके, जो बाद में ऐड हुआ यहां पर, ये नाम है इसका भाग 4A को यहां ऐड किया गया था आपके। और ये ऐड कब किया गया है इसको, भाग पार्ट इसको, तो यहां 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, यानी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यहां से 1976 आपके, ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भाग 4 जोड़ा गया। और इसमें काय का प्रावधान किया गया है, इसमें उल्लेख किया गया है सीधा सा मूल कर्तव्यों का। ये हमारे मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं हुआ था। ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। हमारे एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, क्या मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कहां हुआ है, तो बताएंगे भाग 4A में हुआ है। जो कि मूल अधिकारों का उल्लेख कहां हुआ है, तो भाग 3 में हुआ है। ध्यान देंगे, फंडामेंटल राइट्स आएगा तो भाग 3 बताएंगे, और मूल कर्तव्य आएगा तो भाग 4A बताएंगे, और 4 खाली 4 आएगा तो डीपीएसपी बताएंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस क्रम में हम जो आगे चलेंगे, जो आपके जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके, ये भाग 5 है, इसको पढ़ लेंगे यहां से। भाग 5 ये संघ के बारे में है, संघ के बारे में, इतना ही याद करेंगे, विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे आपसे। यहां से ये संघ के बारे में यहां पर। और अगर भाग 6 आएगा, यहां से भाग 6 आएगा ये वाला पार्ट, तो बताएंगे आपको राज्य के बारे में है, यहां से राज्य के बारे में है, यहां से राज्य के आर्टिकल के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे आपके इस विषय में, राज्य के बारे में। यानी संघ के बारे में क्या है, संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका, संघ की न्यायपालिका। राज्य वाले पार्ट में आएंगे राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और राज्य की न्यायपालिका। यानी एग्जीक्यूटिव भी है, यहाँ पर लेजिस्लेटिव बॉडी भी है और जुडिशरी भी है। तो एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे, लेजिस्लेटिव बॉडी पढ़ेंगे और जुडिशरी पढ़ेंगे। तो पूरे पार्ट को अगर भाग 5 आएगा तो संघ के बारे में उल्लेख हुआ है, और 6 आएगा तो राज्य के बारे में उल्लेख हुआ है। यहीं पर अगर हम भाग 7 की बात करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 7 ये दिखाई दे रहा है आपको यहां से, ये क्वेश्चन 7 से क्वेश्चन अक्सर आता है आपके, और 7 का ये अब चूंकि अस्तित्व में नहीं रहा है, ये 7 भाग समाप्त हो चुका है यहां से। अब इसमें क्या था ऐसा जो समाप्त हो चुका है, अभी अस्तित्व में नहीं है, तो भाग जो 7 है वो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, तो ये समाप्त हो चुका है। तो इसमें क्या था ऐसा मैं चर्चा आगे करूंगा, बताऊंगा बाद में आपसे। क्योंकि संविधान चालू कर दिया है, संविधान पढ़ा रहा हूं, ये राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू है। तो क्यों समाप्त किया गया, ऐसा क्या विषय रहा जिसके चलते समाप्त हुआ, और क्या इसमें रहा विषय में, वो हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो संविधान में भी दे रखा है पार्ट वो पढ़ना आपको। तो भाग जो 8 है, यहां पर जो भाग 8 है उसमें संघ शासित प्रदेश, कौन से संघ शासित प्रदेश, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए। आपके जो संघ शासित प्रदेश है आपके यहां से, संघ शासित प्रदेश ये रहा, यानी कि जो यूनियन टेरिटरी है यूटी। तो वर्तमान मैंने बताया यूटी संख्या हमारे कितनी है, 8 रह गई है। तो भाग 8 आएगा तो बताएंगे क्या रह गई है आपका, संख्या की 8 है। और संघ शासित प्रदेश बोले तो केंद्र शासित प्रदेश, इन्हें यूनियन टेरिटरी भी कहते हैं। तो भाग 1 आएगा तो संघ राज्य बताएंगे, 2 आएगा तो नागरिकता बताएंगे, 3 आएगा तो मूल अधिकार, 4 आएगा तो बताएंगे डीपीएसपी, और 4A आएगा तो मूल कर्तव्य, और 5 आएगा तो संघ के बारे में, भाग 6 आएगा तो राज्य के बारे में। 7 समाप्त हो चुका है, इस समय अस्तित्व में नहीं है, और 8 आएगा तो संघ शासित प्रदेश है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी संख्या इत्तेफाक देखिए, इस समय संख्या इनकी 8 ही है। तो भाग 8 जो भाग 8 है उसमें यूनियन टेरिटरी का उल्लेख हुआ है, और इस समय इत्तेफाक से यूनियन टेरिटरी संख्या 8 ही है। तो इसको आप देख के चलेंगे, यहां से कुछ इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं हमारे एग्जाम में। यहां से भाग 9 है जो बहुत प्रभावशाली भी है, और कई बार एग्जाम पूछा गया है यहां से।
भाग 9 में हमारे यहाँ जो उल्लेख हुआ है आपके, वो पंचायतों का उल्लेख हुआ है। क्या उल्लेख हुआ है? ये पंचायतों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती संबंधी विषयों का कहां उल्लेख हुआ है। तो पंचायतों के बारे में जो उल्लेख है वो आपके यही हुआ है। कहां पर? पंचायतों के बारे में भाग 9 में। और इसी में बाद में भाग जुड़ा है जो पहले नहीं था आपके, भाग 9A, ये वाला भाग 9A, ये जितना आपके सब बन जाएगा तो वो चीज जुड़ जाएगी आपके। ये नगरों के बारे में, क्या के बारे में? ये नगरों के बारे में है, जो आपके काफी इंपॉर्टेंट नगरों के बारे में यहां से ये वाला। और ऐसे ही यहां पर कर लेंगे, भाग 9 भी कर लेंगे क्योंकि ये भी ऐड ही हुआ है बाद में। ये सहकारी समितियां हैं, कोऑपरेटिव कमेटीज हैं, सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव, ये रहा समितियों के बारे में उल्लेख हुआ है यहां से आपके, सहकारी समितियों के बारे में आपके यहां से। तो ये कोऑपरेटिव कमेटीज है जो आपके, अगर भाग 9 आएगा तो पंचायतों के बारे में है, भाग 9A आएगा तो नगरों के बारे में उल्लेख हुआ, 9B आएगा तो सहकारी समितियों के बारे में। ऐसे ही भाग जुड़े हैं, इन भागों को आप देखकर जाएंगे और रटकर जाएंगे यहां से, क्योंकि भाग 9 को, इसको यहां मैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं आपके, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। और 9A है वो नगरीय संस्थाओं के बारे में। नगरीय संस्थाओं के पंचायतों का 3 ही चरण है, एक हमारे नगर पंचायत है, नगर पालिका है और नगर निगम है। ऐसे ही हमारे ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत है, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत, यहां से क्वेश्चन बनता है। इस क्रम में जो भाग 10 है यहाँ पे, ये वाला भाग 10, यहां से ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। और काय का उल्लेख करता है आपके, ये उल्लेख करता है आपके अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों, जो शेड्यूल ट्राइब्स एरियाज हैं उनके बारे में उल्लेख करता है। इसको आप देख के जाएंगे, जो शेड्यूल ट्राइब्स एरिया हैं वो भाग 10 में उल्लेखित हैं, क्योंकि ये पूछा गया आपके एग्जाम में कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख कहां हुआ है। अब इस पर कौन कानून बनाएगा, कैसे कानून बनेंगे, कौन से कानून प्रभावी होते हैं, उन पर चर्चा हम जब संविधान के अंदर अन्य पन्नों में जाएंगे, संविधान के पन्नों में, तो वहां चर्चा करेंगे। फिलहाल अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख कहां हुआ है, भाग 10 में हुआ है। अब यहां से आगे चलेंगे आप लोग, तो मैंने कहा सारे पार्ट हमें नहीं पढ़ने, हमें मेन पार्ट पढ़ने हैं। तो यहीं पर आ जाएंगे भाग 11, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए, भाग 12 बहुत शॉर्ट में याद करेंगे यहां से, और जो भाग 13 है ये वाला, इसको, ये तीनों पार्ट हमारे एक ही विषय जुड़े हुए हैं, केंद्र राज्य संबंध से। किससे जुड़े हुए हैं आपके? केंद्र राज्य संबंध से, केंद्र राज्य संबंध से जुड़ने वाले पार्ट है आपके यहां से, ये रहा केंद्र राज्य संबंध से। तो ये भी केंद्र राज्य संबंध है यहां से, और ये भी हमारा केंद्र राज्य संबंध है, यानी कि ये तीनों 11, 12, 13 इनको केंद्र राज्य संबंध, यानी कि CSR कहता हूं मैं इसको, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सेंट्रल स्टेट रिलेशन और सेंट्रल स्टेट रिलेशन। आपके मन में विचार आ रहा होगा, अगर ये केंद्र राज्य संबंध है तो हम इनमें अंतर कैसे कर पाएंगे, तीनों में कैसे अंतर करेंगे, क्योंकि तीनों ही केंद्र राज्य संबंध से हैं। तो भाग 11, 12, 13 भले ही आपका एक केंद्र राज्य संबंध है, लेकिन तीनों में एक बहुत बड़ा मूलभूत अंतर है आपके, एक विधायी और प्रशासनिक विषय से जुड़ा हुआ है, एक वाला मामला आपका वित्तीय व्यवस्था जुड़ा हुआ है, और एक आपके व्यापार वाणिज्य से जुड़ा हुआ है। तो जो पहला पार्ट है ये वाला, ये विधायी विषय जुड़ा हुआ है, विधायी और प्रशासनिक मामला जुड़ा हुआ है। पहला पार्ट आपके ये रहा, प्रशासनिक विषय जुड़ा हुआ है। भाग 11 ये बड़ा महत्वपूर्ण है, यहां से ये 11 वाला भाग है, यानी लेजिस्लेटिव मैटर आएंगे, कहां आएंगे? 11 में। और जो भाग 12 है आपका ये वाला, इसमें आपके कौन से मामले हैं? यहां से इसमें मामले आपके केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय मामले हैं, वित्तीय मामले, वित्त से जुड़े हुए मामले, फाइनेंशियल मैटर भाग 12 में आएंगे आपके यहां से। और जो भाग 13 है, यहां ध्यान देंगे आपके, जो 13 भाग है इसमें कौन सा मामला आएगा? तो व्यापार वाणिज्य, यानी कि जो केंद्र और राज्य के व्यापार वाणिज्य से जुड़े हुए मामले हैं वो आपके इस 13 भाग में आएंगे। तो 11, 12, 13 सीधा एक ही बात में बोलना आपको यहां से, अगर आपको एक बार बोलना हो, भाग 11 केंद्र संबंध, भाग 12 केंद्र संबंध और भाग 13 केंद्र संबंध। सेंट्रल स्टेट रिलेशन है 11 में, 12 में, 13 में, लेकिन 11 में क्या है? विधायी और प्रशासनिक मामले, यानी लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। भाग 12 में वित्तीय मामले, और भाग 13 में आपके व्यापार वाणिज्य से जुड़े हुए मामले हैं। इन सबको आप यहां देख के जाएंगे, ये सारे पार्ट आपके महत्वपूर्ण है। इस क्रम में जो भाग 14 यहां पर, भाग 14 ये रहा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपके यहां से। भाग 14 का मतलब है आपके संघ लोक सेवा आयोग से, संघ लोक सेवा आयोग से, ये लोक सेवा आयोग से, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके यहां से। हम लोग इसको शॉर्ट में
आज की युवा पीढ़ी हमारी इसकी ओर बहुत आकर्षित हो रही है और बच्चे बड़ी मेहनत से यहाँ पे मूव कर रहे हैं और अपनी मेहनत के बल पर यूपीएससी जैसे एग्जाम को, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसे फाइट कर रहे हैं। विशेष तौर पर गांव देहात के बच्चे जिन्होंने सपने पाले थे, आज उनके वो सपने पूरे हो रहे हैं। और वो सपने इसलिए पूरे हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने उन सपनों को देखा है, उन सपनों को वो जी रहे हैं। पहले एक जमाने में मतलब कुछ वर्ष पूर्व की बात है, आज से बिफोर 30-40 ईयर्स, जब लोग यूपीएससी की बात करना भी बहुत बड़ी बात मानते थे कि भाई आईएएस की तैयारी करेगा, कैसे क्वालिफाई कर पाएगा। आज प्रत्येक बच्चे की जुबान पर यूपीएससी का नाम है। वो अपनी मेहनत पर, गांव देहात के बच्चे, बहुत निम्नतम क्षेत्रों से आने वाले बच्चे, बहुत दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले बच्चे भी यूपीएससी के एग्जाम को फाइट कर रहे हैं और आज बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच करके अपना सम्मान कमा रहे हैं, अपना स्थान बना पा रहे हैं और अपने उस मेहनत के बल पर ना सिर्फ अपना बल्कि परिवार और समाज का नाम रोशन भी कर रहे हैं बच्चे आपके। तो यूपीएससी अगर आएगा तो भाग 14 में ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसी जुड़ा हुआ पार्ट है भाग 14A। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बाद में जुड़ा है ये पार्ट आपके, जो कि सीएटी यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, इसका मतलब होता है आपके केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। इसका मतलब होता है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। ये बाद में जुड़ा है पार्ट आपके, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण वाला है। ये बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, यहां से अधिकरण, यहां से ये बड़े महत्वपूर्ण पार्ट है। इसे कहते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ये पार्ट जुड़ा हुआ है और ये प्रशासनिक अधिकारियों से जुड़े हुए मामलों में, उनके अधिकारों जुड़े हुए मामलों पर ये कार्य करता है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है। कौन करता है? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। इसे बाद में ऐड किया गया, इसे भाग 14A कहते हैं। तो 14 आएगा तो यूपीएससी मारेंगे, 14A आएगा तो मारेंगे सीएटी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स मारेंगे यहां से। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्रम में हमारा आपके मन में विचार आ रहा होगा ये तो सारे ही भाग हो गए, सारे भाग नहीं हुए। जो बहुत महत्वपूर्ण है उन पर बात कर रहे हैं आपके। सारे भाग वो महत्वपूर्ण है जो बार बार मैं लिखा तो इसलिए रहा हूं कि एक बार निगाह के नीचे आपके आने चाहिए। जो भाग 15 है वो निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। यहाँ पर निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। निर्वाचन आयोग यानी भारत का निर्वाचन आयोग, इसे हम कहते हैं ईसीआई कहते हैं आपके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वर्तमान में बहुत चर्चाओं में चल रहा है आपके। अभी एक नागरिकता वाला मामला, निर्वाचन आयोग वाला मामला, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका, ये क्वेश्चन ऐसे आ चले हैं आपके जो बहुत प्रभावशाली हो चुके हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो चले हैं आपके। इन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी आपके यहां से। तो भाग 15 आएगा तो निर्वाचन आयोग बताएंगे और भाग 16 यदि आएगा यहां पर तो कुछ आयोगों के बारे में, कुछ विशिष्ट आयोग हैं हमारे यहाँ, कुछ यहाँ पर आयोगों के बारे में प्रावधान है आपके यहाँ से। ये वाला कुछ ऐसे आयोग हैं आपके यहाँ पर, जैसे पिछड़ा वर्ग आयोग है आपके यहाँ, बहुत सारे पिछड़ा वर्ग आयोग इसी में आएगा आपके। पिछड़ा वर्ग आयोग है यहाँ पर, वो इसी में आएगा, पिछड़ा वर्ग आयोग है। या आपका जो SC ST आयोग है, SC आयोग है यहाँ पर, वो भी यहीं पर आएगा। इसके अलावा जो ST आयोग है वो भी यहीं पर आएगा। ये सारे जो कुछ विशेष आयोग हैं आपके, उन सबका उल्लेख कहां पर हुआ है? आपके भाग आपके 16 में हुआ है। कुछ आयोगों के संदर्भ में आपका, कुछ आयोगों के संदर्भ में जो कुछ विशेष आयोग हैं आपके, उनके बारे में प्रावधान किया गया है, जो आपके विशेष समुदायों के हितों की रक्षा करते हैं, चाहे ओबीसी वर्ग के हों, चाहे SC वर्ग के हों, चाहे ST वर्ग के हों, चाहे माइनॉरिटीज के लोग, इन सबके लिए कुछ आयोग बनाए गए। इसके बारे में भाग 16 में प्रावधान किया गया है। तो 15 में निर्वाचन आयोग है, 16 में आपके कुछ आयोग हैं SC ST OBC, इन विषय जुड़े हुए आपके। इसको आप लोग यहाँ से OBC कर सकते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास आपके यहाँ कर सकते हैं। तो OBC है, SC है, ST है। साथ ही इसके आप जो यहाँ से जो भाग 17 है, ये वाला जो भाग 17 है काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। यहाँ से भाग 17 ये राजभाषा के बारे में बात करता है। राजभाषा आयोग यानी कि हमारे लैंग्वेज कमीशन जो बना हुआ है वो आपके इसी में उल्लेख हुआ है आपके। इनको तो यहां से ढटके जाएंगे। और साथ ही इसमें भाग जो 18 है जो वर्तमान में चर्चाओं में चल रहा है, यहां से कुछ दिन पूर्व किन घटनाओं को लेकर बहुत चर्चाओं में रहते हैं। यहां से ये आपके आपातकालीन संबंधी प्रावधान है। आपातकालीन प्रावधान, यहां पर आपातकाल से जुड़े हुए जो मामले हैं वो भाग 18 में यहां दे रखे हैं आपके। यानी हमारे यहां पर जो भाग 18 है उसमें आपातकालीन जो बना हुआ प्रावधान है वो यहां पर दिया हुआ है। और आपातकालीन जो विषय है हमारे यहाँ वो सारी की सारी व्यवस्था यहाँ की गई है। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति इनका प्रयोग करते हैं, आपको जानना चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं हमारे राष्ट्रपति, वित्तीय आपातकाल लगाते हैं। तो आपातकालीन संबंधी विषय है हमारे यहाँ, वो कहाँ मिलेंगे? भाग 18 में मिलेंगे।
ये स्पेशल तौर पर आपातकाल के लिए भाग 18 बनाया गया, यानी कि भाग 18 में अनुच्छेद 352, 356, 360 से जुड़े हुए जितने विषय हैं आपके भाग 18 में दे रखे, तो 18 आएगा तो आपातकाल बताएंगे। और इसके साथ ही जो हमारे यहाँ जो अन्य जो भाग हैं उन पर आप थोड़ा सा, चूंकि 22 भाग प्रारंभ में रहा है आपके यहाँ से, और एक भाग आपका यहाँ से भाग 19, इसको आप छोड़ देंगे। क्या है वो मैं बता दूं, क्या है इसके बारे में, प्रकीर्ण क्या होते हैं, प्रकीर्णों के बारे में बता देंगे आपके। और जो भाग 20 है, भाग 20 है, यहाँ पर मैंने भाग 19 लिखा है नहीं, प्रकीर्ण होते हैं आपके, वो कैसे होते हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा आप इनके ऊपर। आपके 20 है जो, वो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, क्या ये संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है। यहां से प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यहां पे इसका उल्लेख हुआ है। अब इस क्रम में आपको ये 21 और 22 को, ये आपको भाग 21 ये रहा, और भाग 22 इन्हें आपको अभी नहीं पढ़ना फिलहाल। इन मैंने आपको 19, एक 19 है आपके, एक 19 है ये वाला 19 है, एक ये भाग 21 है, और एक भाग ये 22 है। इनको आप अभी ना पढ़ें, इनको मैं बाद में बताऊंगा आपको जब मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा जैसे जैसे, तो इनके बारे में कुछ विशेष बातें आपके उन पर बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको जितने मैंने भाग लिखा है इनको याद करके जाइए। तो मैंने आपको इन सारे भागों में से 19, 21 और 22 ये छुड़वा दिए आपके, इसलिए कि इन पर चर्चा मैं बाद में करूंगा, स्टार्टिंग फेज है, इनको आप रट कर जाइए। अगर इनको पढ़कर जाते हैं तो आपका एक क्वेश्चन यहां से बनना तय है। भाग से, अनुच्छेद से, अनुसूचियों से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि मैं पहले ही कहा है, मैं संक्षिप्त और सरल अंदाज में पढ़ा रहा हूं। ये सारी क्लास हमें नहीं करनी, ना हमें सारा पढ़ना है, क्योंकि हमें पॉलिटी का विद्वान नहीं बनना है, संविधान का विद्वान नहीं बना। हमें उतना मैटर चाहिए जिससे हमारा काम बन जाए, और जितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो हमें मिल जाए केवल आपके, तो वो पार्ट आपको यहां से मिलने जा रहा है। अब मैं बात करूंगा इसके दूसरे हाफ पर, जो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए, वो है आपके अनुसूचियों पर। अनुसूचियों पर वहां से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अनुसूचियों से आता है। और अनुसूचियों में तो आप इन क्योंकि 8 अनुसूचियां हमारे मूल संविधान में रही हैं, 8 अनुसूचियां हमारे मूल संविधान में रही हैं, ये शेड्यूल्स हैं आपके, और उन 8 के स्थान 12 हो गई आपके। तो मैं कहूंगा आपके मूल संविधान में इनकी संख्या 8 है, और 12 में बढ़कर 12 हुई है यहाँ पे। तो मैं कहूंगा 12 याद कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनमें भी कुछ अनुसूचियां ऐसी हैं जो नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। तो मैं भी इन 12 में से आपको में चर्चा करा रहा हूं। ठीक है, मैं कहूंगा, मैं ये चाहता हूं कि आप 12 भी याद करके जाइए, क्योंकि ये सारी अनुसूचियां हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसा कि आप जानते हो, आपके जो पहली अनुसूची हमारे यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण भी है, और जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जो प्रथम अनुसूची है, फर्स्ट शेड्यूल है, प्रथम अनुसूची, ये आप यहां ध्यान देंगे। आपके जो फर्स्ट शेड्यूल है, मैं बहुत संक्षिप्त में और तेजी से बता रहा हूं आपको, ये संघ राज्य का उल्लेख करती है, संघ और राज्य का। यानी जो भाग 1 है आपका, वो आपका अनुसूची 1 से जुड़ा हुआ है। यहां पर कोई भी नया राज्य शामिल होगा, कोई भी क्षेत्र का सीमांकन होगा, कुछ भी होना है, तो उसको प्रथम अनुसूची में शामिल किया जाएगा, यानी संघ राज्य के विषय में। इस क्रम में जो द्वितीय अनुसूची है, जो सेकंड शेड्यूल है हमारा, सेकंड शेड्यूल है, द्वितीय अनुसूची आपके यहाँ पर, तो उसमें काय का उल्लेख हुआ है हमारे यहाँ? तो उसमें हमारे यहाँ जो उल्लेख हुआ है वो वेतन भत्तों के संदर्भ में उल्लेख हुआ है। क्या क्या उल्लेख हुआ है? वेतन भत्तों के संदर्भ में। तो आपके मन में आ रहा होगा वेतन भत्ते क्या होते हैं? पेमेंट एंड अलाउंसेस, वेतन भत्तों के बारे में। तो ये वेतन भत्ते किसके हो सकते हैं? ये वेतन भत्ता हमारा है राष्ट्रपति जी का, जो हमारे महामहिम होते हैं राष्ट्रपति जी। इसके अलावा जो उपराष्ट्रपति का वेतन है, इनके वेतन का उल्लेख हुआ है। इसके अलावा जो न्यायाधीश हैं हमारे, चाहे वो हाई कोर्ट के चाहे सुप्रीम कोर्ट के, इन न्यायाधीशों के वेतन का, न्यायाधीशों के वेतनमान का उल्लेख होता है। जो वेतन वाली व्यवस्था है, और इनका सबका उल्लेख यहीं पर हुआ है। चाहे गवर्नर का वेतन है, चाहे लेफ्टिनेंट का वेतन है, ऐसे सारे लोगों के आदि कर दिया मैंने, बहुत सारे लोगों के वेतन का उल्लेख आपको यहाँ मिलता है। अब कौन कौन से वेतन यहाँ मिलेंगे, कौन कौन वेतन नहीं मिलेंगे, इन पर चर्चा हम आगे जारी रखेंगे। फिलहाल आप कर लीजिए, अनुसूची 1 में क्या का उल्लेख है? संघ राज्य का। 2 क्या है? वेतन भत्ते हैं। और इस सीरीज में जब आगे चलेंगे आप लोग यहाँ से 2 के आगे, तो वो बहुत आसान भी है और महत्वपूर्ण भी है। क्योंकि वो महत्वपूर्ण इसलिए मैंने कहा है इसको, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। तो तीसरी अनुसूची कौन सी? जो तीसरी थर्ड शेड्यूल है, जहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो थर्ड शेड्यूल में पूछेंगे आप लोग। तो अब सीधा बताएंगे कि तीसरी अनुसूची में काय का उल्लेख हुआ है? इसका आपका शपथ का प्रावधान है। क्या प्रावधान है? शपथ का प्रावधान है, शपथ का।
शपथ का प्रावधान है, ये आपको यहां से रटना है। इसे हमारे यहाँ ओथ प्रोविजन भी कहते हैं। ओथ का क्वेश्चन आएगा, ओथ का उल्लेख कहां हुआ है, तो इसको जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी लिख लेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे इसे ओथ कहते हैं। कौन किसको शपथ दिलाता है आपके, तो राष्ट्रपति की शपथ का, प्रधानमंत्री की शपथ का, न्यायाधीशों की शपथ का, गवर्नर की शपथ का, जितने लोग शपथ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ। अब शपथ का प्रोविजन क्या होता है, शपथ कैसे ली जाती है, शपथ कितनी बार ली जाती है, शपथ के लिए व्यवस्थाएं क्या होती हैं, वो कौन से मानक हैं, किसकी शपथ ली जाती है, इन सब बातों का उल्लेख तीसरी अनुसूची में हुआ है। तो जो ओथ प्रोविजन है, जो शपथ का प्रावधान है, वो तीसरी अनुसूची में, चाहे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी, न्यायाधीश, इन सब लोगों की शपथ संबंधी जो विषय मिलेंगे वो तीसरी अनुसूची में लेंगे। इसको आप यहां से याद करके जाएंगे। इस क्रम में जो चौथी अनुसूची है, जो फोर्थ शेड्यूल है आपके, जो बहुत महत्वपूर्ण है, चौथी अनुसूची है यहां से, इसको आप देख लेंगे ऐसे। जो चौथी अनुसूची है, ये राज्यसभा की सीटों के बंटवारे के बारे में, राज्यसभा की, यहां से राज्यसभा की सीटों के बंटवारे के बारे में, सीटों के बंटवारे के बारे में उल्लेख करती है। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सीट्स होती है आपके राज्यसभा की, बंटवारे के बारे में। राज्यसभा में जो सीटें होती है आप जानते होंगे, राज्यसभा में वर्तमान में सबसे ज्यादा सीटें कहां पे मिली है, यूपी को मिली हुई है। आपके कितनी सीटें हमारे यहाँ राज्यसभा में, 31 सीटें मिली हुई राज्यसभा से यूपी को, जबकि सिक्किम जैसे राज्य को एक सीट मिली हुई है। सिक्किम जैसे राज्य को एक सीट मिली हुई है यहाँ पर आपके, ये भी आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, यहाँ एक सीट मिली हुई है। तो आपको मन में विचार आ रहा होगा, आखिर डिवीजन किस तरह हो रहा है, यूपी के लिए 31 सीटें, सिक्किम के लिए एक सीट, हर राज्य के लिए सीटों का बंटवारा हुआ है। तो वो राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो कहां हमें मिलेगा, तो चौथी अनुसूची बताएंगे। तो ये अनुसूची पहली आएगी, संघराज्य का उल्लेख हुआ है, वेतन भत्ते आएंगे दूसरी अनुसूची में हुआ है, और अगर आएगा शपथ का प्रावधान तीसरी में हुआ है। अगर क्वेश्चन आएगा राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द राज्यसभा सीट्स हमें कहां मिलने वाली हैं, तो हम अनुसूची 4 में जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी को 31 सीटें राज्यसभा मिली हुई हैं। ये सारी सीटें अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन होती हैं, ना कि राज्य के आधार पर। हम आगे चर्चा करेंगे जब संविधान आगे पढ़ाएंगे। तो ये सीटें होती हैं वो राज्यों के आधार पर नहीं दी जाती हैं, बल्कि राज्यों में रहने वाली जनसंख्या के अनुपात में निहित होती हैं। और क्यों होती हैं ऐसी, इस पर चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल आप इनको उतार लेंगे और याद कर लेंगे यहां से, क्योंकि आपके एग्जाम में ये आने वाले बहुत सारे प्रश्न हैं। जो हमारे यहाँ पांचवी अनुसूची है, कौन सी, जो 5th शेड्यूल है आपके, पांचवी जो अनुसूची है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है पांचवी अनुसूची से। तो आप बताएंगे पांचवी अनुसूची का संबंध किससे है, जो अनुसूचित, ये रहा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है, यहां से अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, यानी कि जो शेड्यूल एरियाज है हमारे यहाँ, ये रहा जो शेड्यूल ट्राइब्स जो एरियाज है, एसटी एरिया है हमारे यहाँ पर, शेड्यूल ट्राइब्स एरिया, ये हमें कहां मिलेगा, ये पांचवी अनुसूची मिलेगा आपके। और इसी क्रम में जो छठवीं अनुसूची है, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये अक्सर यूपीएससी, पीएससी, आपके यूपी पुलिस, आरपीएफ, रेलवे, जितने वनडे एग्जाम है, इस छठवीं अनुसूची से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है आपके। इसलिए मैं कहूंगा आपके इस छठवीं अनुसूची को आप लोग रट के जाएंगे। ये 6th शेड्यूल है आपके, जो एग्जाम में प्रश्न बनना यहां से तय है। ये आपके असम बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसको ऐसे बढ़ाता हूं हमेशा। असम, त्रिपुरा बहुत महत्वपूर्ण है आपके, मेघालय बहुत महत्वपूर्ण है यहां से, और मिजोरम, यहां से असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के प्रशासन, यानी जनजातीय क्षेत्र है ये, असम भी, त्रिपुरा भी, मेघालय, मिजोरम भी। मैं कहता हूं इसको एटीएम स्क्वायर, एटीएम स्क्वायर कहता हूं, यानी कि ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और एम से मिजोरम। यानी एटीएम से हम समझाने के लिए बताता हूं कि आपको एटीएम से 2 बार पैसे निकालने हैं, समझाने के लिए, केवल हंसाने के लिए, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो आपको कहां जाना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट में जाना पड़ेगा, इन 4 राज्यों में, असम में, त्रिपुरा में, मेघालय में, मिजोरम में। तो एटीएम स्क्वायर इन चारों क्षेत्रों के, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में यदि कहीं उल्लेख हुआ है, तो कहां उल्लेख हुआ है, वो छठवीं अनुसूची में हुआ है। यानी इनका जो प्रशासन है, उन सारे प्रशासनिक मामलों का उल्लेख हमें आपके कहां मिलेगा, छठवीं अनुसूची में मिलेगा। और वो क्या राज्य हैं, वो 4 हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। बोले तो छठवीं अनुसूची यहां देगा आपको, मणिपुर डाल देगा, मध्य प्रदेश डाल देगा, ए से अरुणाचल भी होता है, ए से आंध्रा भी होता है, टी से तमिलनाडु भी होता है। पर हमें ध्यान रखना है, ए फॉर यहां पर असम है, टी फॉर यहां पर आपके त्रिपुरा है,
और यहाँ पर आपके मेघालय और यहाँ पर मिजोरम है, मणिपुर नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है। हमें ध्यान रखना है एटीएम स्क्वायर आएगा तो हमें 6वीं अनुसूची माननी है और रट के जानी है यहाँ से, तो ये ध्यान रखेंगे ऐसा। इस क्रम में हमारे यहाँ जो 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल है आपके, ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे 7वीं अनुसूची, इसको याद कर लेंगे। इसके अंतर्गत सूचियों का उल्लेख हुआ, जैसे ही सूचियां आएंगी तो आप तुरंत 7वीं अनुसूची को सूचियों जोड़ लेंगे। आपके लिस्ट का उल्लेख हुआ है यहाँ पे और उनकी संख्या 3 है, ये 3 सूचियां हैं आपके, यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण आपके 3 सूचियों का उल्लेख हुआ है। पेपर में आएगा 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे सूचियों से है। और वो सूची कौन सी है, संघ सूची। कौन सूची है, ये संघ सूची है, बहुत महत्वपूर्ण है। यूनियन लिस्ट है, ये राज्य सूची है। स्टेट लिस्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा समवर्ती सूची है, कॉनकरेंट लिस्ट है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हमारे आपके वो भी लिखते जाएंगे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉनकरेंट। इनमें जो विषय थे हमारे वो विषय 97 विषय, 97 सब्जेक्ट मूल संविधान में। बाद में इनकी संख्या बढ़ जाएगी, इनकी संख्या 66 थी प्रारंभ में आपके, इनकी संख्या कम हो जाएगी आपके, और बाद में इनकी यहाँ पर आपकी संख्या जो मूल थी वो 47 रही। अब इनकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी आपके यहाँ से, यानी कि ये विषय बदल जाएंगे आपके 97, 66, 47, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉनकरेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सूचियां थी ना। अगर सूचियां आएंगी तो आपको 7वीं अनुसूची में जाना पड़ेगा, ये हमारे मूल संविधान में है। अब सूचियों में कौन कौन से विषय हैं, संघ सूची में कौन कौन से मामले आते हैं, रेल का मामला है, एयरपोर्ट का मामला है, बंदरगाह का मामला है, सेंसस यानी जनगणना का मामला है, जो बैंकिंग व्यवस्था है, शेयर मार्केट है, ये कहां आएंगे, क्या ये संघ सूची के विषय हैं या भूमि संबंधी मामले हैं, कृषि संबंधी मामले हैं, या हमारे जो बिजली व्यवस्था है, या हमारे मेला है, जो बाजार है, जो हाट है, कहां आएंगे, या इसके अलावा जो हमारे आईपीसी वर्तमान में हमारे बनी आईपीसी है, सीआरपीसी है, या विवाह विच्छेद है, ये पहलू कहां पर आएंगे, या शिक्षा व्यवस्था है, वन संबंधी मामले, न्याय प्रशासन है, पर्यावरण वाले विषय हैं, बाट है, माप है, तौल है, ये सब कहां आएंगे, इन पर चर्चा हम आगे करेंगे। यहां पर हम संक्षिप्त में बात कर रहे हैं। 7वीं अनुसूची बोले तो सूचियां हैं, और इसी क्रम में अगर 8वीं अनुसूची आएगी यहां पर तो आप बता देंगे 8वीं अनुसूची, ये हमारे मूल संविधान की सारी अनुसूची खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर ये 8th शेड्यूल है आपके, 8वीं अनुसूची यहाँ पर, इसको आप देख लेंगे यहाँ पर। और ये राजभाषाओं का उल्लेख करती है, किसका उल्लेख करती है, ये राजभाषाओं के बारे में आपके, इसका मतलब हुआ 8वीं अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख हुआ है। प्रारंभ में इनकी संख्या कितनी है, 14 है, यानी मूल संविधान में संख्या कितनी है, 14 है। लेकिन वर्तमान में राजभाषाओं की संख्या, आज की बात करेंगे कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं वर्तमान में, तो इनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है यहां पर। इसका मतलब हुआ कि 8 भाषाएं इसमें समय समय पर जोड़ी गई हैं। आपके एग्जाम के लिए बड़ा फेवरेट है कि इसमें जो 15वीं भाषा है, 15वीं भाषा 8वीं अनुसूची में कब जोड़ी गई, कौन सी 15वीं भाषा 8वीं अनुसूची में कब जोड़ी गई है, तो आप बताएंगे कब, यदि आएगा कब आएगा, समय पूछेगा किस वर्ष आएगा, तो बताएंगे 1967। मैं आपको एक अन्य मार्कर से देता हूं इसको, 1967 यहां पर 1967 1967 में अगर आया कौन सी जोड़ी गई है आपकी, कौन सी है आखिर वो, कौन सी है वो भाषा जो जोड़ी गई है, तो आप बताएंगे सिंधी है। वो कौन सी है, वो सिंधी भाषा है जो जोड़ी गई है। अब इसके बाद कौन कौन सी और जुड़ी है, इन पर चर्चा मैं आपसे आगे करूंगा। फिलहाल आप कर लेंगे कि 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, राजभाषाओं से। राजभाषा का दर्जा कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, इनको क्या फायदा होता है, केंद्र सरकार द्वारा इनके लिए क्या किया जाता है, इन राजभाषाओं के साहित्य के लिए, इनके विकास के लिए, इन सारे पहलुओं पर हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। तो हमारी जो अनुसूची 1 है वो संघ राज्य है, अनुसूची 2 है वो वेतन भत्ते हैं, 3 आएगा तो शपथ है, और 4 आएगा तो राज्यसभा सीटों का बंटवारा है, 5 आएगा तो हमारा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, 6वां आएगा तो एटीएम स्क्वायर है, 7वां आएगा सूचियां है, और 8 आएगा तो राजभाषाओं का उल्लेख हुआ, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हमने याद करना है। इस क्रम में बाद में आपके अनुसूची जो आपके 9 है, ये जुड़ी है हमारे यहाँ पर, ये जुड़ी है अनुसूची 9, ये बाद में जोड़ी गई है आपके यहाँ से, शुरू में मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं हुआ है। अनुसूची 9 हमारे यहाँ जुड़ी 1951 में, ये हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है आपके, और ये प्रथम संविधान संशोधन से, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये जोड़ी गई है आपके यहाँ से, ये बहुत महत्वपूर्ण थी। इसके अंतर्गत आपके जो भूमि संबंधी मामले हैं, भूमि संबंधी मामले यहां पे लाए गए, ये इनमें बहुत सारे मामले हैं भूमि संबंधी मामले, लैंड रिफॉर्म कहते हैं हम लोग इनको,
इसके अलावा जमींदारी उन्मूलन है, जमींदारी व्यवस्था का समापन हो गया आपके, जमींदारी उन्मूलन, जो एबोलिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम, उन्मूलन माने होता है समापन, बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया इसको लैंडलॉर्ड सिस्टम को। तो 10वीं अगर 9वीं अनुसूची आएगी तो आप बताएंगे इसको लैंड रिफॉर्म से, भूमि संबंधी मामलों से, और कब जोड़ा गया 1951 में, ये आपके लिए यहां पर महत्वपूर्ण है, इसको भी याद कर लेंगे। जो हमारे यहाँ इसके बाद जो अगली अनुसूची है वो 10वीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण। जैसे ही 10वीं आएगा, 10वीं अनुसूची आएगी ये वाला, तो आप सीधा कह देंगे 10वीं अनुसूची संबंध किससे है, तो 10वीं अनुसूची का संबंध है आपके दल बदल से। ये रहा दल बदल कानून है, ये यहां से दा माने 10 और दा माने दल बदल कानून यदि आएगा, इसे बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या बोलते हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ। ये बहुत महत्वपूर्ण भी है और ये एग्जाम में आने वाला पार्ट भी है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ। यानी कि जो लोग दल बदल करते हैं चुनाव के समय पर, उनकी सदस्यता कैसे समाप्त हो जाएगी, ये सारे विषय में कहां मिलेंगे? 10वीं अनुसूची में। और आखिर इसे कब जोड़ा गया है, तो इस प्रकार प्रश्न बनेगा, इस अनुसूची को 1985 में यहां इस बार जोड़ा गया आपके, और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए हमें 52वां संविधान संशोधन, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया है। किसको? दल बदल संबंधी मामले को। इसके बाद जो 2 अनुसूची और रह जाती हैं आपके यहाँ, एक 11वीं है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, और एक 12वीं है, ये दोनों ये एग्जाम में और आती हैं आपके, इनको भी देख लेंगे आपके। तो ये अनुसूची 1992 में इसके लिए विधेयक लाया गया है इसके लिए, और इसके लिए भी 1992 विधेयक लाया गया है। यानी 1992 में दोनों के लिए प्रोसीजर लाया गया हमारे यहाँ पर 1992 में, और उसका नाम है 73वां संविधान संशोधन विधेयक, 73वां ये वाला, और इसके लिए लाया गया आपके 74वां, 74वां। और इसी के तहत आपके ये मामले हमारे यहाँ जोड़े गए, और इसके अंतर्गत ही हमारे यहाँ पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। पंचायतों को, इससे पहले पंचायतों को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला हुआ था, और इसके अंतर्गत नगरों को संवैधानिक दर्जा मिला। शहरों के लिए हमारे यहाँ, यानी नगरों को यहां पर आप बताएंगे 73वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? ये पंचायतों जुड़ा हुआ है, जो हमारे एग्जाम में आने वाला मामला है। यहां से 73वां किससे जुड़ा हुआ है? पंचायतों से, और 74वां आएगा जुड़ा हुआ है नगरों से। लेकिन कब लाया गया? तो 1992 में लाया गया है, और इसे 1992 में लाया गया। ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है आपके 1992 में। लेकिन इन दोनों ही अनुसूचियों को, 11 को और 12 को, इन दोनों को वर्ष 1993 से प्रभावी कर दिया गया पूरे देश के अंदर। यानी जो पंचायती विषय हैं इन्हें, और जो नगरीय विषय हैं, इन दोनों ही विषय को पूरे भारत में कब से इंप्लीमेंट किया गया, कब से लागू किया गया है? तो वर्ष 1993 से। यानी 11वीं अनुसूची पंचायतों से, और 12वीं अनुसूची आपके नगरीय संस्थाओं से। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इन संस्थाओं को अपने यहां कानून बनाने के अधिकार दे दिए गए, जो बहुत महत्वपूर्ण थे ये वाले। यानी पंचायतें 29 विषयों पर कानून बनाएंगी यहां से, ये बहुत महत्वपूर्ण था पे ये वाला यहां। और जो नगरीय संस्थाएं, उन्हें 18 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिला। इनको आप रट लेंगे यहां से, ये वाला 29 सब्जेक्ट्स आएगा तो पंचायत बताएंगे, 18 विषय आएगा तो बताएंगे नगरीय संस्थाएं। इन विषयों पर इन संस्थाओं को कानून बनाने का अधिकार मिला, जो इन्हें अभी तक प्राप्त नहीं था। पंचायतों को, नगरों को संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला है, तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन से मिला है। 11वीं अनुसूची आएगी, वेरी वेरी मोस्ट है, तो कर देंगे पंचायती व्यवस्था से, और 12वीं अनुसूची आएगी तो कर देंगे नगरों से, जो एग्जाम में आने वाला प्रश्न है यहाँ से। ये हमने अनुसूचियों बारी बारी चर्चा किया। मैं सारे अनुच्छेद आपको नहीं पढ़ाऊंगा, तीसरा आप अनुच्छेदों का है, मैं आपको 10 से 12 अनुच्छेद वो बताऊंगा जो बहुत एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट है। विस्तार चर्चा विस्तार वाली क्लास में करूंगा। ये पॉलिटी क्लास वो क्लास है जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। तो मैंने पहले भाग में बताया भाग, दूसरे भाग में अनुसूचियां बताई हैं। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत जल्दी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारी क्लास पॉलिटी की लेकर आने वाला हूं इसी चैनल पर, यही प्लेटफॉर्म पर। मैथ वाले सर, रीजनिंग वाले सर बहुत ट्रिकी अंदाज में आपके लिए बहुत सारी लाजवाब क्लास लेकर आने वाले हैं, जिन्हें देखने सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा ये क्लास हमें पहले क्यों नहीं मिली। अगर पहले मिल जाती तो अब तक पहले सिलेक्शन पा चुके होते। और मैंने पहले ही कहा है कि जंग कभी भी हार कर नहीं जाती है, जंग जीती जाती है लड़कर के। अगर आप लड़ना भिड़ना जानते हैं तो आपको आप सफलता जरूर मिलेगी, और अगर आप डरकर भाग गए तो सफलता बहुत दूर की बात है, और आप वहां कायर भी कहलाएंगे कि डरकर भागना नहीं है। तो मैंने आपको 2 पहलू पढ़ाया, यहाँ पर भाग वाला पढ़ाया है, अनुसूची वाला पढ़ाया है। अब मैं बात करूंगा आपके अनुच्छेदों पर, और वो अनुच्छेद हमारे बहुत संक्षिप्त अंदाज में थोड़े से बताऊंगा आपको, जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है।
ये जो अनुच्छेद वाला पार्ट है, यहां से एक पार्ट अनुच्छेद से कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं विस्तार से मैं बात करूंगा अगली क्लास में। आपको फिलहाल मैं आपको बिल्कुल संक्षिप्त तरीके से जो हमारे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें एक अनुच्छेद हमारा ये वाला पहले पार्ट से या अनुच्छेद 1 ये अक्सर पूछा जाता है। आर्टिकल 1 को हमारे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो आप बताइए अनुच्छेद 1 क्या है? तो अनुच्छेद 1 का मतलब ही होता है भारत क्या है? राज्यों का एक संघ। भारत क्या है? भारत राज्यों का एक संघ होगा, एक संघ होगा। ये पहला ही अनुच्छेद है हमारा। यानी कि इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट। मैं कहता हूं इसको इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट। ये वाला वर्ड आपको यहां से रटकर जाना है। ये वाला ये क्वेश्चन आपके एग्जाम आता है। अनुच्छेद 1 का संबंध किस विषय से? तो भारत राज्यों का संघ है, यानी कि हमारे यहां सारे राज्यों को इनको मिलाइए तो भारत का निर्माण होगा। यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है। यह अनुच्छेद हमारे एग्जाम में अक्सर आता है यहां से। इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उन आर्टिकलों में अंदर जाओगे तो इसका जो दूसरा तीसरा चौथा भी है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल आप एक याद करिए जो बहुत जरूरी है, जो मूल अधिकार वाला पार्ट है हमारे एग्जाम में। यहां से मूल अधिकार वाला पार्ट जो हमारे एग्जाम बार बार पूछा भी जाता है और कई बार पूछा गया है वहां से आपके ये वाला। मैंने बताया पहले नागरिकता वाले पार्टों में आगे बात करूंगा। नागरिकता इस समय आपको बता देता हूं जो 5 से लेकर 11 तक, ये 5 से लेकर 11 तक जो नागरिकता संबंधी मामले हैं, इस समय आप देख रहे होंगे CAA को लेकर पूरे भारत में चर्चा चल रही है। इसका मतलब होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम। आखिर क्या है CAA? मैंने पीछे एक शॉर्ट्स के माध्यम से एक वीडियो में बता भी चुका हूं। क्या CAA के अंतर्गत 3 देशों के लोगों को 6 धर्म के जो 6 समुदाय के लोग हैं 3 देशों से आए हुए उन लोगों को नागरिकता दी जा रही है। लेकिन उसमें वो लोग शामिल हैं जो 31 दिसंबर 2014 से भारत में आ चुके हैं। 31 दिसंबर 2014 से पहले तक, नोट कर लीजिए, 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग आ चुके हैं उनको 3 देशों के, और मैंने बताया उसमें आपके यहां पर आपके अफगानिस्तान शामिल है इसमें। इसके अलावा यहां पर बांग्लादेश शामिल है, मैंने पीछे बताया है। इसके अलावा यहां पर पाकिस्तान शामिल है। इनके 3 देशों के 6 समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। और ये 6 समुदाय के लोग और कोई नहीं बल्कि इसमें हिंदू जिनके साथ बड़ा भारी अत्याचार हुआ है वहां। इसके अलावा पारसी, बहुत तंग किया गया इनको। इसके अलावा सिख समुदाय के लोग हैं, ईसाई समुदाय के लोग हैं, और इसमें हमारे जो अल्पसंख्यक जैना भी हैं और जो बौद्ध भी हैं, ये सारे लोग शामिल हैं आपके। तो इन लोगों को नागरिकता भारत में दी जानी है। हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध, और 3 देशों से जुड़े हुए हैं आपके जो आ चुके हैं यहाँ पर, जो इनका अत्याचार हुआ है, इन लोगों को भारत में नागरिकता दी जाएगी। ये चाहे किसी भी तरीके से आए इन लोगों को, लेकिन 2014 तक, मैंने बताया 31 दिसंबर 2014 तक। तो नागरिकता से कैसे दी जाती है, नागरिकता कैसे हटाई जाती है, कैसे समाप्त की जाती है, एक क्वेश्चन बार बार आता है जब मैं नागरिकता पढ़ाऊंगा। तो वर्ष 1955 में नागरिकता संशोधन अधिनियम हमारे यहां लाया गया। इस क्लास में मैं आगे विस्तार से ना जाकर के मूल अधिकार में डायरेक्ट आता हूं, जो फंडामेंटल राइट्स है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने आपसे आते ही चर्चा यहीं से चालू की कि जमानत पाने का अधिकार, जमानत पाने का अधिकार, मैंने पूछा यहीं से था, जमानत पाने का अधिकार आखिर संविधान के कौन से अनुच्छेद में निहित है? ये रहा जमानत पाने का अधिकार। वो कौन सा आर्टिकल है जो निहित है? कुछ विद्यार्थी हमारे बताने की स्थिति में आ भी चुके होंगे। जैसे ही मैंने प्रश्न पूछा था तो उन्होंने सर्च करना चालू कर दिया होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ईडी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट से यही कहा है, प्रवर्तन निदेशालय से, कि आप बार बार उनके लिए जो चार्जशीट लगा रहे हैं उसको न लगा करके उन लोगों को जमानत क्यों नहीं दे देते, जो कुछ कमी है। तो उसका उल्लेख किया है, का संविधान में इसका उल्लेख 21 के अंतर्गत किया गया। कहां किया गया है? 21, क्योंकि 21 में आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख हुआ है। यहां पर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख हुआ है, ये आप जानते हैं। यहां से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को जीवन जीने की स्वतंत्रता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसी को जीवन जीने की स्वतंत्रता कहा जाता है। जीवन जीने की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता है। आपके स्वतंत्रता का अधिकार है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। 21 को आपको याद करना है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ आर्टिकल स्टार्टिंग जो होती है मूल अधिकार की, वो आर्टिकल 14 से होती है, यानी विधि के समक्ष समानता का अधिकार। विधि माने होता है कानून के सामने सब बराबर है, इसको आप यहां से
याद करके जाएंगे यहां से 14 को। इसके अलावा जो हमारा आर्टिकल 15 है इसको भी आप याद करके जाएंगे। 15 का मतलब ही होता है हमारे यहाँ कि जाति, धर्म, लिंग, वंश के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। जाति के आधार पर ये आ गया, जाति, धर्म, लिंग, वंश और स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि किया जाता है तो वो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करता है। कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, जेंडर के आधार पर, डायनेस्टी के आधार पर, प्लेस के आधार पर अगर भेदभाव करते हैं तो उन्हें गैर कानूनी माना जाएगा और इसे संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन माना जाएगा। इसको आप यहां से याद कर जाएंगे। इसके अलावा जो अन्य पहलू है आपका, जो आर्टिकल 16 है, कौन सा आर्टिकल 16 है, ये नागरिकों को अवसरों की समानता, कौन समानता, ये अवसरों की समानता यानी कि नौकरियों में समानता का अधिकार देता है। इसको भी याद करके जाएंगे यहां से। यानी अगर क्वेश्चन आएगा कि नागरिकों को अवसरों की समानता कहां मिली हुई है, इसको याद करेंगे। इसके अलावा जो आर्टिकल 17 है, जो अस्पृश्यता का निषेध, छुआछूत का अंत करता है, अस्पृश्यता, ये अस्पृश्यता का अंत करता है, यहां से उन्मूलन करता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देखिए मैं प्रश्न उठाता हूं कि संविधान में 17 में छुआछूत का अंत कर दिया गया है, क्या वाकई में हमारे समाज में छुआछूत का अंत हुआ है? तो अगर व्यवहारिक तौर पर यदि आप आएंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, तो आज भी हमारे समाज में छुआछूत का अंत तो नहीं हुआ है। आप घूमकर देखेंगे, लेकिन फिर भी आप कहेंगे कि संविधान बने हुआ एक लंबा समय हो गया है, आखिर क्यों नहीं हो पाया है? तो इसके बड़ा उत्तर मैं दूंगा, लोगों की सोच में आज भी बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। संविधान में सीधा कहा गया है, अगर समाज में कोई छुआछूत फैलाता है, अछूतपना दिखाता है, ये नीची जाति का है, मैं ऊंची जाति का हूं, ये बिल्कुल बहुत कमजोर है, तो उनको बहुत गलत माना जाएगा और 17 का उल्लंघन माना जाएगा। आज भी कहीं ना कहीं गांव देहातों में, जो शहर से बहुत दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहां आज भी छुआछूत की जाती है, अनटचेबिलिटी की जाती है। लेकिन आपको नंबर यहीं पर मिलेंगे कि 17 कहता है हमारे यहाँ छुआछूत का अंत कर दिया गया है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत हमारे यहाँ नहीं है। इस पर आपको नंबर मिलेंगे। आप ये कहकर नहीं बच सकते कि साहब हमारे गांव में तो अभी भेदभाव होता है। संविधान ने छुआछूत का अंत किया है हमारे यहाँ पर, और आपको संविधान की बात यहाँ पर करनी है, और बाकी बात हम आपसे बाद में करेंगे। यहाँ से जो हमारा अनुच्छेद 18 है, इसको भी देखकर जाएंगे यहाँ से, और ये सीधा उपाधियों का अंत करता है। क्या करता है ये सीधा उपाधियों का अंत करता है, और मैं पीछे बता चुका हूं आपको, उपाधियों में होता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ये उपाधियों का अंत करता है। लेकिन यहां पर जो बड़ी बात है वो ये है कि जो भारत रत्न है या जो आपके अन्य जो पद्म पुरस्कार हैं, वो आपके इसी में आते हैं। कौन से भाग? 18, इसमें अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन ये उपाधियां नहीं है, ये उपाधियां नहीं है, ये आपके जीवन भर की जो तपस्या है, जो उपलब्धि है, आपने जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मंच पर आपने जो उपलब्धि दिलाई देश को, आपने सम्मान दिलाया है, आपने जो देश की पहचान दिलाई है, आपने अपने यहाँ अपने कार्यों से, उसके लिए आपको भारत रत्न मिलता है। ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और पद्म पुरस्कार देश में 3 और दिए जाते हैं। तो इस तरह 4 सम्मान है, ये नागरिक सम्मान, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये देश में उपाधियों के अंतर्गत शामिल नहीं है। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपने देश को सम्मान दिलाया है, ख्याति लब्धि दिलाई है, उसके लिए दिया जाता है। तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ये हैं उपाधि, लेकिन इन्हें उपाधियों शामिल नहीं किया जाता, बल्कि ये सम्मान है, इसलिए इन्हें भारत रत्न, पद्म पुरस्कार ये आते हैं। क्वेश्चन आएगा इनका उल्लेख कहां हुआ है, तो इनका उल्लेख अनुच्छेद 18 में है, लेकिन ये उपाधियों में शामिल नहीं है। बाकी जो उपाधियां हैं, राजा की उपाधि, आपके सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि, कुछ विषय लॉर्ड की उपाधि, ऐसी कोई उपाधि नहीं दी जाएगी जिससे समाज में भेदभाव फैलता हो, असमानता आती हो। इसलिए हमारे यहाँ अनुच्छेद 18 के अंतर्गत सभी उपाधियों का समापन कर दिया गया है। इस क्रम में आप देखेंगे कि जो अनुच्छेद 19 से है या 19 से 22 तक है, सारे नहीं पढ़ेंगे, केवल इसमें कर लेंगे। इसका काय का उल्लेख हुआ है? स्वतंत्रता का उल्लेख हुआ। काय का उल्लेख हुआ है? स्वतंत्रता के अधिकार का, राइट टू फ्रीडम का उल्लेख हुआ है। हम सारे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसमें से आप लोग यहाँ पर अनुच्छेद 19 को पूरा पढ़कर जा सकते हैं, अनुच्छेद 19 को यहां से। और फिर आपके अनुच्छेद 20 वाला पार्ट भी है, ये आपके अपराधी को दोष सिद्धि के लिए दिया गया है। और जो मैंने अभी कहा आपको, जो अनुच्छेद 21 है वो तो आपको रटकर जाना है, जो जीवन जीने की स्वतंत्रता की बात करता है। और जो अनुच्छेद 22 है वो गिरफ्तारी से निरोध के संबंध में आपको संरक्षण देता है। तो 19 में स्वतंत्रता दे रखी है आपके,
बोलने की स्वतंत्रता है, या आपको चुप रहने की स्वतंत्रता है, या आपके जितनी स्वतंत्रता मिली हुई है आपको वो 19 में दे रखी है आपके, और 20 में आपके जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को काय के संदर्भ में, गिरफ्तारी से, निरोध के संदर्भ में छूट मिली हुई है यहाँ पर दोहरे दंड से। यानी कि जो व्यक्ति है, अगर एक ही व्यक्ति है, 2 अपराध करता है, 3 अपराध करता है, 4 अपराध करता है, तो बार बार अपराध करता है, उसे दंडित नहीं किया जाएगा। तो इसका उल्लेख कहां पर हुआ है? 20 में हुआ है। तो और 21 में आपके जीवन जीने स्वतंत्रता है, और आपके 22 में व्यक्ति को गिरफ्तारी से छूट मिली हुई है। इस संदर्भ में संरक्षण मिला हुआ है अगर व्यक्ति गलत करता है तो आप इनको पढ़ेंगे यहां से। इसके अलावा जो बड़े आर्टिकल हैं जो आपको बार बार पढ़कर जाने यहां से, तो उनमें आपके जो राज्य के तत्व वाले, इसमें आपका अनुच्छेद 32 वाला, ये बहुत महत्वपूर्ण है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक, ये रहा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, इसको आप लोग यहां से रट कर जाएंगे। और ये वही आर्टिकल है जो हमारे बाबा साहेब यहाँ पर जो संविधान के जनक हैं, यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यहाँ इनको तो आप बिल्कुल रट कर जाएंगे। आप संविधान के निर्माता हैं, आप संविधान के जनक हैं, और आप संविधान के शिल्पी भी हैं। और आप ही ने कहा कि ये संविधान की आत्मा और हृदय है। क्या कहा है? ये संविधान की आत्मा और हृदय है। कहा अगर अनुच्छेद 32 ना होता तो संविधान का औचित्य भी नहीं होता। क्या नहीं, 32 को कहते हैं वो संविधान का आत्मा और हृदय कहते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है आपके। और भीमराव अंबेडकर ने कहा ये संविधान की आत्मा और हृदय, इसको याद करके जाएंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ जो अन्य पहलू है आपके, उनको भी आप डीपीएसपी के बारे में कहा मैंने आपको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उनका उल्लेख अनुच्छेद यहाँ पर 36 से 51 तक उनका उल्लेख यहाँ पर हुआ है। इन पर मैं चर्चा आपसे आगे करूंगा जारी, लेकिन फिलहाल आपके यहाँ पर कुछ आर्टिकल और बता देता हूं जिनमें बाद में बात करने वाला हूं आगे अपने अगले वीडियो में आपके। तो वो आपके यहाँ से अनुच्छेद 52 जो राष्ट्रपति के बारे में बात करता है यहाँ से, यानी संघ की जो कार्यपालिका विषय है वो पहलू बार चालू हो जाएगा। और यही 52 से लेकर 78 तक हम सीधा एक बार में यहाँ तक इसको चर्चा को जारी रखेंगे एक बार में। यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, सारे आर्टिकल सारे नहीं पढ़ने, इनमें कुछ आर्टिकल ऐसे जो रटकर जाने आपको, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जो रट करके जाएंगे वहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनना तय है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। इस क्रम में आप जानते हैं राष्ट्रपति कुछ आपातकालीन शक्तियां हैं, क्या है? कुछ आपातकालीन प्रावधान है। आपातकालीन जो शक्तियां हैं ये हमारे एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, इनसे हम बच नहीं सकते हैं। और ये शक्तियां और कोई नहीं बल्कि आप यहां देखेंगे, ये शक्तियां हमारे एग्जाम में अनुच्छेद 352 जो अक्सर पूछी जाती है, अनुच्छेद 356 जो अक्सर आती है, और अनुच्छेद 360 जो हमारे एग्जाम में आती ही आती है। यानी राष्ट्रीय आपातकाल है, इसके अलावा राष्ट्रपति शासन है, इसके अलावा वित्तीय आपातकाल है, ये पूछे जाते हैं। और इस क्रम में आप देखेंगे आपको जो हमारे जो बहुत बड़ा पार्ट है अनुच्छेद 108 ये वाला, यहाँ पर ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद की संयुक्त बैठक, ये पूछी जाती है। संसद की संयुक्त बैठक का उल्लेख कहां हुआ है? तो आप बताएंगे आप अनुच्छेद 108 में हुआ। और इस बैठक को कौन बुलाता है? तो बैठक को बुलाता है इसको राष्ट्रपति। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 108। और इसे किसे कौन बुलाते हैं? इसे राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं आपके। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है आपके? तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। उस पर हम बात नहीं करेंगे, व्याख्या नहीं कराएंगे फिलहाल, और इतना ही रखेंगे कि 108 में क्या है, संसद की संयुक्त बैठक है। इस क्रम में हमारा एक आर्टिकल जो बार बार पूछा जाता है वो आता है अनुच्छेद 110। कौन सा? अनुच्छेद 110। ये धन विधेयक से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? ये धन विधेयक से जुड़ा हुआ आर्टिकल है आपके। यानी कि क्वेश्चन आएगा कि मनी बिल हमें कहां मिलेगा, तो आप बताएंगे मनी बिल का उल्लेख हमारे यहाँ 110 में हुआ है इसके बारे में आपके। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के स्पीकर करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के स्पीकर करते हैं। लोकसभा के स्पीकर करते हैं कि वो विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी धन विधेयक में निर्णय, अंतिम निर्णय किसका होगा? आपके लोकसभा के स्पीकर का। और ज्यादातर लड़के को राष्ट्रपति मार कर आते हैं, कुछ लोग प्रधानमंत्री मार कर आते हैं, कुछ लोग आरबीआई गवर्नर मार कर आते हैं। और आप बताएंगे इसका निर्णय लोकसभा के स्पीकर करेंगे यहाँ से, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्रम में हम लोग आगे जाएंगे जब आपके, तो एक और आएगा आपका अनुच्छेद 112 जो जुड़ा हुआ आपके बजट से। यहाँ पर 112 ये बजट के बारे में, यानी कि इसे हम कहते हैं आपके यहाँ से बजट को हमारे यहाँ वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है यहाँ से, इसको भी आप देख के जाएंगे यहाँ से।
क्योंकि हमारे यहाँ इससे क्वेश्चन आता है और आम भाषा में इसी को बजट भी कह दिया जाता है। इस पर हम चर्चा आगे करेंगे यहाँ से। इस क्रम में हमारे यहाँ जो वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक के बारे में पूछता है कि वित्त विधेयक का उल्लेख कहाँ हुआ है, तो अनुच्छेद 117 में आपके यहाँ से ये वित्त विधेयक के बारे में जो फाइनेंस बिल है वित्त विधेयक, यहाँ पर इसका उल्लेख हुआ है वित्त विधेयक का। इसको आप देख लेंगे यहाँ से। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं, चाहे वो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति हो, चाहे वो राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया हो, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा आपसे। यहाँ से ये वाला महाभियोग की प्रक्रिया, आप जानते हैं महाभियोग का उल्लेख राष्ट्रपति के लिए हुआ है और ये महाभियोग शब्द राष्ट्रपति के लिए आया है। महाभियोग की प्रक्रिया और इस पूरी प्रक्रिया का उल्लेख आपके आर्टिकल 61 में हुआ है। कहां पर हुआ है? आर्टिकल 61 में हुआ है यहाँ पर। अगर यहीं पर तुरंत आ जाएगा कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है वो कहां मिलेगी आपके, तो क्षमादान की शक्ति का उल्लेख ये रहा, फॉरगिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। क्षमादान की शक्ति है, फॉरगिव पावर आपके पार्डन पावर है, वो आपके अनुच्छेद 72 में मिलेगी। यहां से पढ़ेंगे इसको। तो ये कुछ क्वेश्चन हमारे एग्जाम बार बार पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति को हटाने का मामला हो या राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति हो, ऐसे राज्यपाल का मामला है, राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति हो, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति हो, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप सीधा बताएंगे इसको यहाँ से। और राज्यपाल में मैं चर्चा कर चुका हूं आपके, और मैंने बताया पीछे एक वीडियो में आपके राज्यपाल का उल्लेख यहाँ पर, राज्यपाल का अनुच्छेद 153 में यहाँ पर ये रहा, राज्यपाल के बारे में यहाँ से उल्लेख हुआ है। ये आप देख लेंगे यहाँ से, ये पूछा जाता है यहाँ से। इसके अलावा जो राज्यपाल का जो आपका अध्यादेश है, राज्यपाल का अध्यादेश है, अध्यादेश बोलते हैं आपके ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर, यहाँ से ऑर्डिनेंस पावर है, ये ऑर्डिनेंस पावर है यहाँ से, इसको देख लेंगे यहाँ से। और इसका उल्लेख कहां पर हुआ है तो आप बताएंगे 213 में, आर्टिकल 213 में इसका उल्लेख हुआ है। तुलना करवा दी मैंने आपको। और राष्ट्रपति का अध्यादेश अगर आएगा आपके यहाँ से, राष्ट्रपति का अगर आएगा तो राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123 में, अगर इनका आएगा तो आर्टिकल 123 में, यहाँ से 123 ये आपके राष्ट्रपति का अध्यादेश है। तो दोनों तुलना करेंगे यदि आप लोग, तो तुलना करके सीधे पहुंच जाएंगे। अगर इनका ऑर्डिनेंस आएगा राष्ट्रपति का तो 123 मारेंगे, अगर राज्यपाल का आएगा तो 213 मारेंगे। ऐसे बहुत सारे पहलू हैं और हम लोग उन पर बारी बारी से बात करेंगे। और आज जो चर्चाओं में चल रहे हैं हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है आपके, तो उस सुप्रीम कोर्ट से भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में उल्लेख जो हुआ है वो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत यहाँ हुआ है, ये आर्टिकल 124। इसको हम भूलेंगे नहीं यहाँ से, जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो बढ़ती महत्ता है, सर्वोच्च न्यायालय कहिए या उच्चतम न्यायालय कहिए या एपेक्स कोर्ट कहिए, एक ही बात है। इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124 में हुआ है। और हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी भूमिका निभाई है, इसे बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, इस पर मैं चर्चा आपसे करूंगा। और सुप्रीम कोर्ट को जो आर्टिकल 142 मिला है, इसमें मैंने वीडियो बनाया आपके लिए, एक शॉर्ट बनाकर भेजा है, जरूर देखिएगा उसको। 142 क्या होता है, इसका क्या महत्व है, इस पर चर्चा करेंगे आप लोग यहाँ से। इसके अलावा इसकी जो पावर है आपके सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 137 की, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा इसकी जो प्रारंभिक अधिकारता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है इसकी, इसके अलावा जो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132, उन सब पर बारी बारी बात करेंगे। ये सारे सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। 131 हुआ, आर्टिकल 132 हुआ, इन सब पर मैं आपसे चर्चा आगे करूंगा। इसके अलावा जो हमारा हाई कोर्ट है, अगर सुप्रीम कोर्ट आएगा तो 124 मारेंगे, और हाई कोर्ट आएगा, अगर हमारा उच्च न्यायालय आएगा यहाँ पर, तो कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर 214 से लेकर के इसके बारे में हम व्याख्या कर लेंगे, आर्टिकल 214 से कि हाई कोर्ट क्या होता है, उच्च न्यायालय की क्या भूमिका होती है, इन सारे पहलुओं पर। इसके अलावा आप देख रहे होंगे आपके जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, ये क्वेश्चन अंत में आएगा आपके यहाँ से, जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, यहां से क्वेश्चन संशोधन की प्रक्रिया है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है संशोधन की प्रक्रिया से। तो इसका उल्लेख जो हुआ है वो संविधान के अनुच्छेद 368 में हुआ है कि संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है। और ये पूरी प्रक्रिया हमने कहां से छुड़ाई है आपके, तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो अपने दक्षिण अफ्रीकी संविधान से लिए, दक्षिण अफ्रीका से लिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। ये वाला पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, भाग 20 में इसका उल्लेख हुआ है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री इस समय बहुत अधिक चर्चाओं में चल रहे हैं आपके, क्योंकि हमारे देश में चुनाव चल रहे हैं प्रधानमंत्री को लेकर के, और प्लस जो हमारे यहाँ संसद जो चर्चाओं में चल रही है इसको लेकर के, तो संसद का उल्लेख कहाँ हुआ है, तो ये आर्टिकल 79 में इसके
गठन का उल्लेख हुआ है संसद का। साथ ही इसके जो पार्ट हैं आपके, चाहे हम बात करेंगे राज्यसभा की और चाहे बात करेंगे हम लोग इसके लोकसभा की, तो राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में और राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 में, यानी दो पार्ट आपके। अगर राज्यसभा आएगा तो हम 80 मारेंगे और लोकसभा आएगा तो हम लोग उसको 81 मारेंगे, और संसद का गठन आएगा तो 79 मारेंगे। ये संसद का गठन है अगर आएगा। कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट कहां मिलेगा, और फिर प्रधानमंत्री के बारे में अगर आएगा तो आर्टिकल 75 में इनकी नियुक्ति जो होती है, नियुक्ति संबंधी मामला है जो अभी चर्चा में रहेगा आपके, क्योंकि हमारे यहाँ 4 जून को प्रधानमंत्री पद का निर्णय हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ 7 चरणों में ये चुनाव होने वाले हैं। 7 चरणों में इसका पहला चरण जो है हमारे यहाँ है वो 19 अप्रैल को है। क्या तारीख को है? ये पहला चरण है आपका, पहला वाला, और इसका जो अंतिम चरण रहेगा इन चुनावों का वो चरण रहेगा आपका 1 जून को, एक ही, जो कि यहाँ पर अंतिम चरण है, ये वाला अंतिम वाला यहाँ से। तो प्रधानमंत्री हमारे चर्चाओं में प्रधानमंत्री नियुक्ति आर्टिकल 75 में होती है। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ये सारा मामला हमारे आने वाला है, लेकिन रियल तौर पर हमारे यहाँ भले ही नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जिसे बहुमत मिलता है लोकसभा में, जिसे ज्यादा सीटें मिलती हैं, बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री तौर पर नियुक्त करते हैं। ये सब पहलुओं पर मैं चर्चा करूंगा बारी बारी से। मुख्यमंत्री क्या होते हैं, प्रधानमंत्री क्या होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होते हैं, भारत का जो महाधिवक्ता क्या होता है, जो नियंत्रक मालिका परीक्षक क्या होता है, चुनाव आयोग की क्या भूमिका है, इन सारे पहलुओं पर मैं चर्चा करूंगा। फिलहाल मैंने आपको कुछ आर्टिकल बता दिए। यहाँ पर एक पार्ट जो चल रहा है इस समय चुनाव आयोग वाला, इसको थोड़ा सा देख लेना यहाँ से, क्योंकि चुनाव आयोग इस समय चर्चाओं में ईसीआई वाला पार्ट, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 324 में हुआ है चुनाव आयोग पर। इस पर चर्चा मैं आपसे आगे करने वाला हूं कि हमारे यहाँ कैसे एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग का उल्लेख हुआ है, और हमारे यहाँ भाग 15 में चुनाव आयोग की क्या भूमिका है, कैसे 3 सदस्यीय बना, और वर्तमान में कौन चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, 2 सहयोगी आयुक्त अभी अभी आए हैं आपके, उनकी क्या भूमिका है, और अनुच्छेद 324 क्या होता है। इन सारे पहलुओं पर मैं विस्तार चर्चा करूंगा। चैनल को तेजी से सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मैं आपके लिए अगले क्लास में बहुत महत्वपूर्ण एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ रहा हूं। ये मैंने बहुत संक्षिप्त में क्लास कराई है, क्योंकि क्लास हमारी बहुत लंबी हो चली है। आगे मैं आपके आऊंगा तो एक बहुत बढ़िया क्लास आपके लिए, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्लास लेकर आने वाला हूं। वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खास होने वाली है। अभी जो लड़के जुड़ रहे हैं वो तेजी सब्सक्राइब करिए इसको, और अपने मित्रों तक, अपने मिलने वालों तक इसको शेयर करिए, ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।